स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के लिए एक लास्ट मॉक पेपर 6। ठीक है, इसको आप जितना जल्दी कवर करेंगे, जितना फास्ट आप चला सकते हैं यूट्यूब में चलाकर जो है देखिए और जल्दी से जो है इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन जो है रहेंगे और ये फाइनल मॉक पेपर है। इसके बाद जो है हॉस्टल वार्डन के लिए कोई भी मॉक पेपर जो है या कोई भी वीडियो जो है नहीं आएगा, अब आगे वाले एग्जाम के लिए जो है आएगा। तो आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, रिवीजन बहुत अच्छे से तेजी से कर रहे होंगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। थोड़ा सा एंजाइटी वगैरह एग्जाम को लेकर डर वगैरह होता ही है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिए, गाना सुनकर, वीडियोस देखकर या किसी से बात करके, वो जो है थोड़ा बहुत होगा ही। ठीक है, उसको अपने ऊपर जो है हैवी जो है नहीं होने देना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉगल की है? किसको हम लोग टॉगल की जो है बोलते हैं? तो आंसर है कैप्स लॉक को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? एक टॉगल की जो है हम लोग बोलते हैं। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है वापस मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन जो है लास्ट टाइम में रिवीजन में भी जो है यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो iOS ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया। बाकी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, टैली हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, दीज ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? अब आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। चलिए पहला देखिए क्या दिया है, कंपाइलर का उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल मशीन कोड में बदलने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, जो कंपाइलर जो होता है उसका उपयोग जो है क्या किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए जो है किया जाता है। दूसरा दिया देखिए, विंडोज 10 एक मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही है, डॉस जो था वो सिंगल ऑपरेटिंग था, ये आपका मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आमतौर पर प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, पावर पॉइंट का उपयोग जो है हम लोग किसके लिए करते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कथन क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते देखिए, DHTML का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको HTML का मालूम है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो उसी तरीके से यहां पर डी में लगा दीजिए, डायनेमिक लगा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, देखिए कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, जो आप लोग जैसे कई बार कुछ फॉर्म भरते हैं, कुछ वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो फिल कैप्चा कोड करके वहां पर कुछ आता है, पेमेंट करते हैं, वहां भी जो है कैप्चा कोड आता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है? देखिए, कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड द ह्यूमंस अपार्ट। ये जो है इसका क्या होता है? फुल फॉर्म जो है होता है। बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा कैप्चा का। चलिए थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया, जूम आउट कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग विशेष रूप से बहुविकल्पीय प्रश्न वाली परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का जांच हेतु किया जाता है? अभी आपको हॉस्टल वार्डन का एग्जाम जो होगा ना, उसमें भी जो है आपका जो OMR सीट होगा ना, उसको जो है क्या किया जाता है? चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्टिकल मार्कर रीडर का जो है यूज जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्या है आपका सत्य है? ये आपको बताना है। पहला दिया देखो, मॉनिटर कंप्यूटर के मुख्य आउटपुट डिवाइस होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मॉनिटर जो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट देखते हैं। ठीक है, दूसरा दिया है, मॉनिटर पर प्रदर्शित आउटपुट को आउटपुट डाटा की हार्ड कॉपी कहा जाता है। गलत, हार्ड कॉपी नहीं कहा जाता, इसको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी जो है कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो केवल एक जो है सही है, दूसरा आपका सॉफ्ट कॉपी होगा। अगर हम लोग उसको प्रिंटर के हेल्प से प्रिंट आउट करते हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा? आपका हार्ड कॉपी जो है कहलाएगा। अगला प्रश्न दिया देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए। इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बाकी तीनों से अलग है, ये आपको मैच करना है। देखिए, प्लॉटर तो आपका एक तरीके से क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। वीडियो ये आपका ये भी क्या होता है? वीडियो जो है वो वाला नहीं जिसको आप देख रहे हैं, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो है आपका VDU है, ये यो हो गया है, तो VDU है ये। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, वीडियो भी आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर जो है आपका क्या है? एक आपका जो है
इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट है। एक ही इसमें से क्या है आपका इनपुट है, बाकी आउटपुट है। तीव्र इथरनेट प्रोटोकॉल की गति होती है कितनी होती है? 100 एमबीपीएस जो है होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई छात्र दूरस्थ रिमोट मतलब दूरस्थ मतलब दूर, बहुत दूर, रिमोट सेंसिंग मतलब रिमोट एरिया पर है, तो कोई छात्र दूरस्थ इंटरनेट सर्वर से फाइलों को अपलोड या डाउनलोड करना चाहता है, उपयुक्त संचार प्रोटोकॉल सुझाव कौन सा देंगे? मतलब अगर कोई बहुत दूर के एरिया में रहता है और वो क्या करता है, इंटरनेट के सर्वरों से जो है फाइल को या तो अपलोड करना चाहता है या तो डाउनलोड करना चाहता है, तो उसके लिए आप किस प्रोटोकॉल को जो है उसको सजेस्ट करेंगे? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब एफटीपी को जो है हम लोग उसको सजेस्ट जो है करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा जो है आपका अलाइनमेंट जो है कौन सा इसमें से सही जो है नहीं है? देखिए, तो आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है, जैसे आपका पैराग्राफ कुछ लिख रहे हैं तो वहां पर जो है क्या क्या अलाइनमेंट होता है? देखिए, तो एक तो होता है आपका सेंटर अलाइनमेंट, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको बीच में लेकर आते हैं। फिर एक होता है हमारे पास राइट अलाइनमेंट भी होता है, जिसमें हम लोग सारे के सारे टेक्स्ट को क्या करते हैं, राइट साइड के मार्जिन के पास लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद एक और होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई जो होता है ये, इसमें भी हम लोग टेक्स्ट को क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में जो है इसको जो है हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बॉटम अलाइनमेंट, इस तरीके का कोई भी अलाइनमेंट जो है आपको एमएस वर्ड में जो है देखने को जो है नहीं मिलेगा। तो 4 टाइप के होते हैं, याद रखिए। एक होता है आपका लेफ्ट, दूसरा होता है राइट, तीसरा होता है सेंटर और चौथा होता है जस्टिफाई। ये 4 अलाइनमेंट जो है होते हैं कंप्यूटर के उसमें। GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म जो है हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है, देखिए यहां पर आंसर आपको दिख गया। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है? तो वेब ब्राउजर कौन सा है आपका? गूगल के द्वारा ही विकसित किया गया गूगल क्रोम जो है क्या है आपका एक वेब ब्राउजर है। गूगल जो है वो आपका क्या है, एक जो है आपका सर्च इंजन है। याहू भी आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है क्या होता है, URL का फुल फॉर्म जो है होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न पे। वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में अगर आप पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं, या कंप्यूटर को अभी हमने बूटिंग किया है, तुरंत स्टार्ट किया, तो रिफ्रेश करने के लिए आप F5 बटन का जो है क्या करते हैं, प्रेस जो है करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो POP3 का जो है उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्वव्यापी वेब का आविष्कार किसने किया था? मतलब WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है किसने किया था? सो टीम बर्नर्स-ली ने जो है किया था। इसी को जो है इंटरनेट का फादर भी जो है कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस प्रकार का मालवेयर स्वयं का प्रतिकृति करने और अन्य कंप्यूटर में फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो जो वर्म है वो क्या करता है, खुद की फोटोकॉपी करता है, कंप्यूटर में क्या होता है, फैलते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 700 MB होती है। डीवीडी की जो है 4.7 होती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सीडी डीवीडी होगा, ब्लू रे का 25 GB होता है। ठीक है, 25 से 30 GB के बीच में जो है हो सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए, साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन है। साइबर क्राइम का नंबर है आपका 1930 ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निबल में कितने बीट होते हैं? तो 4 बीट मिलकर क्या करते हैं, एक निबल जो है बनाते हैं। रोम जो है वो आपका क्या है, एक स्थायी मेमोरी, जबकि जो रैम होता है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह आपका अस्थायी होता है। लेकिन रीड ओनली मेमोरी जो होता है रोम, ये आपका क्या होता है, एक स्थायी मेमोरी जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द का क्या अर्थ है? जब हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेट के सहायता से अपने फाइलों से क्या करना, रीच करना, अपने फाइलों तक पहुंच को बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाएं वितरित करना। जैसे आपका जो गूगल फोटोज है, ये भी क्या है, आपका एक क्लाउड कंप्यूटिंग है। जैसे मान लीजिए आपने फोटो अपने फोन में खींचा और उस फोटो को आपने गूगल फोटोज पर अपलोड कर दिया,
कुछ दिन बाद क्या क्या अपने फोन को आपने चेंज कर दिया या आपने दूसरा फोन में जो है क्या किया, वो फोटोज आपको चाहिए, तो फिर से आप उसी आईडी पर क्या करेंगे, गूगल फोटोज पर क्लिक करेंगे तो दूसरे फोन में जो फोटोज अपलोड किया गया था वो सारा चीज आपको फिर से देखने को मिल जाएगा। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। वन बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्रॉप, ये सब जो हमारे क्या है, ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के जो है एग्जाम्पल है। ठीक है। लेजर प्रिंटर किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करता है? तो लेजर प्रिंटर जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक तकनीक का जो है उपयोग जो है करता है। आगे बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड में कितने पिन लगे होते हैं? तो 18 पिन जो है टोटल लगे होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में स्याही कैसे छिड़का जाता है? तो थर्मल एनर्जी के द्वारा जो है क्या किया जाता है, वहां पर स्याही को जो है छिड़का जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लेजर प्रिंटर की तुलना में इंकजेट प्रिंटर की कौन सी विशेषता होती है? तो लेजर प्रिंटर जो है वो ज्यादा फास्ट होता है इंकजेट से। इंकजेट जो है वो ज्यादा बेटर क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है, सस्ता होता है, और आपका थर्मल प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है, महंगा होता है। तो इसी चीज के कारण से इंकजेट प्रिंटर थर्मल प्रिंटर से जो है क्या है, बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हार्ड ड्राइव में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो डेटा आपका हार्ड ड्राइव में जो चुंबकीय रूप में मैग्नेटिक फॉर्म में जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। एसएसडी जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इसका फुल फॉर्म जो है होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेट का जनक किसको कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली को जो है इंटरनेट का जनक जो है कहा जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो इटैलिक होगा, कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो ये क्या होगा, आपका जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे क्या आ जाएगा, आपका अंडरलाइन हो जाएगा। और ये आपका किसके लिए होता है? टेक्स्ट को कट करने के लिए होता है। तो कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा। चलिए अब यहां पर 30 क्वेश्चन देखते हैं। एक पिक्सल क्या होता है? ये होता है आपका एक पिक्सल एलिमेंट होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। 30 क्वेश्चन पहले ही हो गए थे, ये एक्स्ट्रा हो गए। चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहां से मैथ्स के 25 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन हमने फास्ट फास्ट कर लिए, सिर्फ हमें रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी जो है करा रहा हूं मैं। देखिए मैथ्स में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, चीजों को जो है सॉल्व करके आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करेगा, बाकी सब जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है हो जाएंगे। चलिए देखिए, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मैथ्स के क्वेश्चन को भी जो मैं फास्टली जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जितना फास्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं पहली संख्या x से, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो यहां पर बोल रहा है, देखो एक संख्या का 25%, 25% मतलब 25/100 इंटू एक्स बराबर दूसरी संख्या के 30% से दूसरी संख्या का जो है y, उसका 30% से ये कितना ज्यादा है, 7 जो है ज्यादा है। अब दोनों साइड से आप एलसीएम लेके 100 को कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पर कितना बचेगा, देखिए 25x बराबर यहां पर हो जाएगा ये 30y धन 700 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दोनों के बीच का जो अंतर है, वो अंतर आपका कितने का है, 29 का है। तो x माइनस वाई बराबर कितने का है, 29 का। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आप चाहें तो यहां पर यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, y प्लस 29, तो x के जगह पर आप रख दीजिए कितना। आप ऑप्शन से भी अगर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए 37 और 8 को 34 और 5, नहीं यहां से ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये वाला मेथड ही हमारा सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 30y प्लस ये हो जाएगा 700, तो ये हो जाएगा हमारा 25y, और 25 गुणित क्या करना पड़ेगा हमें, 29 जो है करना पड़ेगा। तो 25 गुणित 29 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 725 आएगा, 725, और ये हो जाएगा 30y, और ये हो जाएगा 700। तो y को एक साइड लेके जाएंगे तो 30 में से 25 बचेगा तो कितना बचेगा, 5y, और यहां बचेगा आपका 25। तो यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी यहां से, यहां रख दीजिए आप, x माइनस 5 इज इक्वल टू 29, तो x इज इक्वल टू आएगा 34। तो पहली संख्या 34 है, दूसरी संख्या कौन सी है, 5 है। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 ज्यादा है। अब यहां पर देखिए, इसको ऑप्शन से आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। देखिए जो हर है ना, वो अंश से 8 ज्यादा है,
तो देखिए यहां पर पहला है आपका 13 अंश और हर है 8, तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 आएगा क्या? यस, ये आपका हो सकता है। उसी तरीके से यहां पर देखिए बाकी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें जो हर है वो अंश से बड़ा है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। यहां पर ये बड़ा तो है लेकिन 6 से बड़ा है, जबकि क्वेश्चन ने बोला कि 8 से बड़ा है करके, बस खत्म बात। पहला वाला ही आपका सही है, आगे सॉल्व करने की जरूरत जो है, कंडीशन को देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची, 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर गुणित 16 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? मतलब हम लोगों को 20 मीटर लंबा, 5 मीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर मोटा क्या करना है? एक दीवार बनाना है। और जो एक ईंट का जो साइज है ना, वो एक ईंट का साइज कितना है? 25 गुणित 16 गुणित 10 है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, जबकि दीवार में 2 मीटर और 1.5 मीटर के आकार के क्या है? 2 जो है दरवाजे लगे हैं। तो पहले तो हम लोग जो है क्या करते हैं, दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है और ये मीटर में है। तो काम करते हैं, सबको सेंटीमीटर बनाते हैं। तो 20 मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2000। 5 मीटर को बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 500। इंटू में ये हो जाएगा 50। तो जो दीवार है, दीवार का क्षेत्रफल कितना आएगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, 0 0 है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखो 5 5 से 25, 25 दूने 50, और कितने जीरो आएंगे? यहाँ का 3 और यहाँ का 3, 6। तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर की घात में 3, ये इसका क्या हो जाएगा? हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी क्षेत्रफल बोलता हूं, इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल लिख दिया हमें यहाँ पे, ये क्या होगा? क्षेत्रफल नहीं होगा, ये होगा आपका आयतन। ठीक है, इसको हटा के यहां पर आयतन। ठीक, तो दीवार का जो आयतन है वो हमें इतना मिल गया। उसके बाद जो है खिड़की का आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो खिड़की का आयतन क्या होगा? देखो, खिड़की का आयतन होगा 2 मीटर। 2 मीटर मतलब ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर मतलब ये हो जाएगा 150। और जितना दीवार चौड़ा है, खिड़की की चौड़ाई भी तो उतनी ही होगी ना। तो खिड़की की चौड़ाई यहां पर कितना हो जाएगा? देखिए यहां पर हो जाएगा 50, और इनको आपस में गुणा करेंगे तो खिड़की आ जाएगा आपका, ये आएगा 15। और उसके बाद जो है कितने जीरो लग जाएंगे यहां पर? 3 और 2 5, 1 2 3 4 5। ये दीवार का एक खिड़की का है, लेकिन कितनी खिड़कियां लगी हैं बोला है वहां पर? 2। तो 2 खिड़की का आयतन कितना हो जाएगा? 2 से इंटू करेंगे तो 30 हो जाएगा ये। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं इसको 30, और फिर कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। ठीक, तो अब देखो दीवार का कुल आयतन कितना है आपका? ये है 50, ये जो भी बहुत बड़ा दिख रहा है ये, और खिड़की का ये है। तो खिड़की बनाएंगे तो वहां पर ईंट देने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, खिड़की तो खुला रहेगा। तो यहां पर हमारा जो क्या आएगा, क्या बोलेंगे उसको? नेट। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। चलिए, नेट आयतन कितना होगा? जो आपका दीवार का आयतन आया है उसमें से आप 2 खिड़की के आयतन को क्या करो? माइनस कर दो। तो इस 50 में से इस 30 को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारे पास ये आएगा 47, और कितना जीरो लग जाएगा? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, ये है दीवार का आयतन सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो हो गया टोटल, इतने आयतन में हमें ईंट लगाना है, तो ईंट का भी तो आयतन निकालना पड़ेगा ना। तो ईंट का आयतन कैसे निकलेगा? देखो, ईंट का आयतन निकालने के लिए ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, कितना है? 25 इंटू 16 इंटू 10। तो यहां से हमारा ईंट का आयतन जो आएगा वो आएगा, ईंट का आयतन यहां से इंटू करने से 4000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया एक ईंट का, और ये हो गया कुल। तो ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे? ईंटों की संख्या बराबर क्या करेंगे? कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बटे में एक ईंट का वॉल्यूम। मतलब ये जो 47 और यहां पर जो है 6 जीरो जो दिख रहा है ना, इसको क्या करेंगे? 4000 से हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 11000
11,750। ठीक है, डिवाइड करके देख सकते हो आप कितना आएगा 11,750। एक बार और बता देता हूं मैं, हमें 20 मीटर और 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर के लिए दीवार बनाना है। तो दीवार का कुल आयतन हमने निकाल दिया, जो मीटर में दिया था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके। फिर 2 खिड़की लगानी है, तो खिड़की वाले जगह पर ईंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खिड़की का आयतन निकालकर हमने उसमें से क्या कर दिया, दीवार के आयतन से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो बचा उसमें क्या किया हमने, एक ईंट का आयतन जितना भी होगा उससे हमने डिवाइड कर दिया। यही तो करेंगे ना, जब हमें नंबर ऑफ कोई भी चीज चाहिए होता है तो टोटल डिवाइडेड बाय एक चीज का करते हैं। तो यहां से 11,750 जो है आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, यदि ए का 60%, तो ए का 60% मतलब ये हो जाएगा 60 बटे में 100 बराबर 3/4 ऑफ बी। तो ए अनुपात बी निकालना है। देखो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूने 6, 5 दूने 10, तो ये हो जाएगा 3/5 ए बराबर 3/4 बी। 3 और 3 को काट दो, तो ए अनुपात बी निकालना है ना। तो ए को यही रहने दो, बी को यहां ले आओ, इस 5 को यहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, 110 रुपए, तथा सेलिंग प्राइस मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है, 123.20 पैसे। तो इसको बेचने पर बुक सेलर को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 होता है। तो सेलिंग प्राइस हमारा 123 और 20 पैसे है, उसमें से 110 को हटा देंगे और अपॉन में 110 इनटू में 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना बचेगा, देखो 110 को हटा देंगे तो 13.20 अपॉन में 110 गुणित यहां से 100। तो इसको हल करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा उतना प्रतिशत का उसको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 12%। तो 12% का लाभ होगा। इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत जो है वो आपका 17 ग्राम है। तो देखिए एक तरफ ग्राम है और एक तरफ केजी है, तो हम लोग एक काम करते हैं, केजी को जो है ग्राम में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, 1 केजी में हमें मालूम है कि कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम जो है होता है। तो ये बदल गया हमारा, कितना हो जाएगा 6, 8 और 1 0, तो इसको गायब हो गया, हाँ 6800 ग्राम। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 6800 ग्राम का जो x प्रतिशत है, मान लेते हैं ना, यहां पे मैं लिख नहीं रहा हूं, x प्रतिशत कितना है, 17 है। तो अब यहां से देखो 1 0 2 0 कैंसल, 1 0 2 0 कैंसल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 17 बटे में 68, 17 चौके 68, 1/4 मतलब 0, अगर प्रतिशत पॉइंट में पूछा है तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में पूछता तो 25% होता। कितना प्रतिशत बोला है ना, तो ये किलोग्राम था, ये ग्राम था, 17 ग्राम था। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि यहाँ आंसर जो है 0.25 दिखा रहा है, तो 0.25 तो आएगा, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स, अच्छा ठीक, आपका आएगा 0.25% ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है सी जो है क्या है, इसका सही आंसर है। आप इसको जो है ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि परसेंट के लिए नीचे हमने ऑलरेडी 100 से डिवाइड कर दिया है, तो और अलग से 100 से इंटू क्यों करेंगे, इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो 0.25% जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला जो प्रश्न है उसमें क्या दिया है, सही सेट का चयन करें जो दिए गए समीकरण में क्या होगा, फिट होगा, मतलब दिए गए समीकरण को क्या करेगा, संतुलित करेगा। तो देखिए यहां पर खाली खाली जगह जो दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे गोला लगा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ये एक खाली जगह है, 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 ये 4 जगह है और 4 आपके चिन्ह है, प्लस माइनस गुणा भाग। तो इसमें से आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लगा कर देखना है। जैसे पहले वाले को मैं अगर लगाता हूं तो पहला वाला क्या होगा, देखो पहले वाले में क्या चिन्ह दिया है, गुणा, तो 7 गुणित 3, फिर उसके बाद आ जाएगा ऋण का चिन्ह 10, फिर भागित का चिन्ह आएगा 12। यार क्यों बार बार ये हो रहा है, यहां आएगा 12, फिर आखिरी में क्या आएगा, धन 6। क्या इसको हल करने से 29 आएगा क्या, देखते हैं एक बार। तो 7 या 21, 21 में से, अब देखो 21 में से 10 को माइनस करेंगे, अच्छा डिवीजन होगा यहां तो पहले, तो 7 या 21 ऋण 10 बटे में 12 धन 6।
किसको करेंगे तो कभी भी 29 नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो पहला वाला चला गया। दूसरा वाला देखो यहाँ पर 3 को फिर से 10 से भाग देंगे तो भी नहीं जाएगा, ठीक है। नाच क्यों रहा है यार। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा में गुणा है देखो, तो 7 किया 21, 21 धन 10, फिर उसके बाद ऋण 12, ऋण 12 और आखिरी में भागित है 6। तो देखो 7 या 21 और 10 कितना हो गया 31, ऋण 12 बटे में 6, 6 कम 6, 6 दूने 12, तो 31 ऋण 2 मतलब कितना आ जाएगा, ये 29 आ गया। तो पहले में हमें गुणा चिन्ह रखना पड़ेगा, दूसरे में धन चिन्ह, तीसरे में ऋण और चौथे में जो है भाग को रखेंगे, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, संतुलित जो है हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक महीने के पहले 6 दिन के तापमान का औसत 41 था, पहले 6 दिनों का, तो ठीक है। तो पहले 6 औसत निकालेंगे, यहां पर देखो औसत मतलब x बार 6 मतलब औसत, औसत कितना है यहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस। तो ये 6 दिनों का योग कितना होगा, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, साइड में देख लेते हैं हम लोग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर पदों का योग निकालना है तो 6 को औसत से गुणा कर देंगे, तो 6 गुणित 41, तो 6 चौके 24 और ये हो जाएगा 6 कम 6। तो 6 दिन के तापमान का योग कितना है 246 है, और उसी महीने के पहले 5 दिन का योग जो है कितना है 201 है। तो अब देखो यहां पर पहले 5 दिन के तापमान का योग दिया है कितना है 201 दिया है, तो हमें छठे दिन का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि 6 दिन का योग 246 है और 5 दिन का जो योग है वो 201 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 45 डिग्री जो है आ जाएगा, मतलब डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, यदि शक्कर के दाम में 10% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे उस पर अतिरिक्त भार ना पड़े। तो इसका फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में ही देखा था, R अपॉन में 100 प्लस R इंटू में 100, तो R मतलब वृद्धि, तो 10% की वृद्धि हो रही है, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 इंटू में 100, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 100 बटे में 11, तो 11 निया 99 और ये हो जाएगा 1, तो ये आएगा 9.09, ठीक है। ये इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ये सूत्र रखिए, अगर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है तो बिना चेंजेस के लिए सूत्र ये होता है, जहां पर R जो होता है आपका बढ़ोतरी जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि जो है होगी, मतलब एक वर्ग है जिसका कुछ एक भुजा होगा, उस भुजा को हमने क्या किया 10% जो है बढ़ा दिया, तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि जो है कितना होगा। तो देखिए पहले मान लेते हैं कि पहले वाली जो भुजा है वो A है, पहले वाली भुजा ना, या A1 मान लेते हैं। चलिए, तो पहला वाला क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात में 2 होता है। अब ये पहली वाली भुजा है ना, ओरिजिनल भुजा A1 है। अब जो नई भुजा है वो कितनी प्रतिशत बढ़ गई है, 10% बढ़ गया है, तो 10% मतलब 1.1 हो जाएगा पुराने वाले भुजा का, 10% बढ़ गया है, तो ठीक। तो अब नया क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो नया क्षेत्रफल आएगा आपका 1.1 A1 की घात में 2, तो 11 का ये हो जाएगा 1.21, तो कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ, तो कैसे निकालेंगे आप, नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल अपॉन में पुराना क्षेत्रफल इंटू 100, तो यहां से आ जाएगा आपका 21% जो है आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को इसका दूसरा ट्रिक भी पता होगा, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आगे बढ़िए। देखिए, 23 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि 2 भागों के वर्गों का अंतर कितना हो, ये आपका 23 नहीं, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, 23 नहीं होना चाहिए, 23 को 2 भागों में विभाजित करना जिससे ये क्या हो जाए 29 हो, ठीक है। तो देखो पहले तो देखते हैं कि क्या ये सारी संख्याओं को जोड़ने से 23 हो रहा है क्या, तो 10 और 13 23 होता है, 16 और 7 23 होता है, 11 और 12 23 होता है, और 15 और 8 23 होता है, बिल्कुल सही है। तो इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 29, 10 का वर्ग कितना होता है 100, 13 का वर्ग कितना होता है 169, तो इन दोनों का अंतर 29 नहीं आएगा।
7 का होता है 49, 16 का होता है कितना 15 का होता है 225, 16 का 256, तो ये भी कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 11 का वर्ग होता है 121, 12 का होता है 144, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और 8 का होता है 64 और 15 का होता है 225, नहीं इसमें तो कोई नहीं आ रहा है। तो ये प्रश्न जो है दोनों के वर्गों का अंतर जो है 29 होना चाहिए क्या, तो 16 का वर्ग हो जाएगा दोनों के वर्गों का अंतर, तो 13 का हो गया 169, 10 का वर्ग हो गया 100 और 7 का हो गया 49, 16 का हो गया 256, 12 का हो गया 144, ठीक है, और 11 का हो जाएगा 121 और 15 का हो जाएगा 225, 8 का हो जाएगा 64। मतलब या तो ये 29 गलत है या तो ऑप्शन गलत है। यहां पर कितना होना चाहिए, अंतर जो है 69 होना चाहिए था, 69 होना चाहिए, तभी तो यहां पर होगा ना। विभाजित करो कि दो भागों के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, दोनों का वर्ग करके अंतर निकालेंगे तो 29 होना चाहिए। नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। यहां पर अगर 69 होता तो पहला वाला आंसर जो है क्या होता, हमारा सही जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया किसी चीज के कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीन संख्याओं ए, बी और सी का योग जो है कितना है, 98 है। मतलब ए धन बी धन सी बराबर 98, ठीक है। इसके बाद आपको दिया है ए अनुपात बी दिया है 2:3, बी अनुपात सी दिया 5:8, तो बी का मान निकालना है। तो पहले आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो ना, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो। तो अगर आपको इस तरीके से ए अनुपात बी दिया है और बी अनुपात सी दिया है, और अगर किसी प्रश्न में बोलता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो पहले तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेना। फिर आपको प्रश्न में ए अनुपात बी दिया है तो ए के जगह लिख लेना 2 और बी के जगह रख लेना 3, ये जगह को खाली छोड़ देना। फिर बी अनुपात में सी, बी के नीचे कितना लिखोगे 5 और सी के नीचे कितना लिखोगे 8, इस जगह को खाली छोड़ देना है। अब इस खाली जगह के हॉरिजॉन्टल में पड़ोसी कौन है, 3, तो 3 को यहां लिख दो। इस खाली जगह के हॉरिजॉन्टल में कौन है, 5, अब इनका आपस में गुणा कर दो, तो 5 दूने 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24, ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी। अब अगर हमें बी का मान निकालना है तो बी का मान कैसे निकालेंगे, बी का मान देखो कितना है 15 और सबको जोड़ो, तो 15 और 4 19, 19 29 39, 10 49 और इनका कुल कितना है 98, तो 49 से कम 49, 49 दूने 15 दूने 30, तो बी का मान कितना हो जाएगा 30। उसी तरीके से अगर ए का मान निकालना है तो ए की जगह कितना रखेंगे 10 और बटे में आएगा 49 गुणित कुल योग कितना है 98, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 20। सी का निकालना होगा तो कितना हो जाएगा 24 बटे में 49 गुणित में 98, तो 24 दूने कितना आएगा 48। तो अभी हमसे बी का मान पूछा है तो बी का मान जो है 30 जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी राशि के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के 3 वर्षों का 10% की दर से अंतर 15.50 है, वो राशि होगी। देखिए, एसआई और सीआई इन दोनों में अगर 3 साल के आपका अंतर दिया है तो इसका एक फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए, 2 साल के लिए भी होता है, 3 साल के लिए भी होता है। तो 3 साल के लिए होता है P इंटू आर अपॉन में 100 की पावर में 2 इंटू आर अपॉन में 100 प्लस 3, ये 3 साल के लिए होता है। तो देखो दोनों का अंतर कितना दिया है 15.50 दिया है। प्रिंसिपल मूलधन हमें मालूम नहीं है, वही तो हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर आर मतलब 10%, तो ये हो जाएगा 10 बटे में 100 की घात में 2, यहां हो जाएगा 10 बटे में 100 धन 3। अब इसी को आपको क्या करना है, हल करना है। तो 10 से कम 10 दहम 100, तो यहाँ पर आएगा 1 बटे 10 की घात में 2, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा यहाँ से 1 0 1 0 10 10 या 30 और एक कितना हो जाएगा 31 बटे में 30 और ये हो जाएगा 10 दहम में 100, तो P इंटू 31 बटे में 100 गुणित 10। अब ये जो है इसको जाकर क्या करेंगे 15.50 को जाके गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 15.50 गुणित ये हो जाएगा 15,500, ठीक है। 15,500 बराबर 31 P। तो अब यहां से 31 इसको जाके भाग करेगा तो कितना आएगा, P की वैल्यू जो है
यहां पर 500 रुपए जो है आ जाएगा। ऑप्शन में है कि नहीं? है। तो देखिए इस सूत्र को आप लिख लीजिए, अगर एसआई और सीआई में ब्याज की दर बराबर है और 3 साल का अंतर निकालना है, या 3 साल का अंतर दिया हुआ है और कुछ भी यहां से निकालना, देखो यहां पर 3 चीजें अननोन है। एक तो आपका अंतर एसआई और सीआई के बीच में, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा दर। इस 3 में से कोई ना कोई 2 चीज हमेशा दिया रहेगा और तीसरा चीज निकालने बोलेगा। तो 3 साल के लिए ये वाला फॉर्मूला है, 2 साल के लिए एसआई और सीआई के बीच का निकालने का फॉर्मूला इसी का आधा आ जाएगा। देखो 2 साल का बोलेगा तो P इंटू आर अपॉन में 100 की पावर में 2 कर देंगे। यहां भी वही 3 अननोन है, डीपी और आर। तो ये 3 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, याद रखिएगा। एक व्यक्ति ने 3000 रुपए में एक साइकिल तथा वाहन खरीदा। 3000 रुपए में कुछ पैसे से साइकिल खरीदा और कुछ पैसे से उसने वाहन खरीदा। उसने साइकिल को 20%, यहां पर एक जोड़ लीजिए, 20% लाभ और वाहन को जो है 10% हानि पर बेचते हुए कुल 2% लाभ अर्जित किया। मतलब साइकिल को जितना में खरीदा था ना, उससे 20% वो ज्यादा पैसा में उसने बेचा और वाहन को जो है 10% हानि पर बेचा, तब भी उसको टोटल 2% का क्या होता है? फायदा होता है। तो हमें बताना है कि साइकिल की कीमत जो है कितनी होगी। तो देखिए 3000 रुपए है, मान लेते हैं कि साइकिल उसने खरीदा 100 रुपए का और उस बचा हुआ पैसे से क्या खरीदेगा? वो वाहन खरीदेगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइकिल और ये हो जाएगा हमारा व्हीकल। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखिए कि हमने साइकिल पे 20% का जो है क्या किया है? लाभ कमाया। मतलब 20% जो है हमने उसको ज्यादा कीमत पर बेचा। तो साइकिल को कितना में बेचा हमने? 20% ज्यादा, मतलब 120% ऑफ क्रय मूल्य। ठीक है। फिर उसके बाद जो गाड़ी था हमारा, उसको 10% हानि पर बेचा। तो 10% हानि पर बेचा मतलब उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? उसके क्रय मूल्य का 90% हो जाएगा। ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर बेचने के बाद हमको क्या हुआ है? 2% का जो है लाभ हुआ है। तो 2% किसका? 3000 रुपए का। तो 2% कितना हो जाएगा? 102 बटे में 100 गुणित में कितना हो जाएगा हमारे पास? 3000 जो है हो जाएगा। अब हम लोग दोनों साइड से क्या कर सकते हैं? यहां पर जो है दोनों साइड से जो है 100 को कैंसिल कर सकते हैं। ये 100 गया, ये 100 गया, ये 100 गया। ये हो जाएगा हमारा कितना? देखो 120x हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 4 जीरो, तो 1 2 3 4 माइनस 90x और ये हो जाएगा 306 और 000। ठीक है। अब यहां से ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 में से जो है अगर 90 को घटाएंगे तो यहां बचेगा 30x और ये 306 और 000 में से 27 4 जीरो को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? दूसरे साइड जाकर जो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 306 000 माइनस 27 4 जीरो, ये बचेगा आपका कितना? ये आपका बचेगा 36,000। तो यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो, ये 3 इसको लाकर डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? 1200। तो x किसके लिए था? साइकिल के लिए था। हमसे किसकी कीमत पूछिए? साइकिल की। तो साइकिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 1200। वाहन की कीमत कितनी होगी? 1800, क्योंकि दोनों को मिलाकर 3000 होना चाहिए था। ठीक है। तो इसका सही आंसर बी जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। थोड़ा सा देखिए क्या बोल रहा है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है 5:9:4 है, जिसका मूल्य 206 है। अब इसको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सीधा फास्ट हम लोग चलते हैं। देखिए 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 बटे में 100 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं कितना है? 5x है। तो ये हो गया पूरा 50 पैसे वाले का किस्सा। फिर उसके बाद प्लस करेंगे तो 25 पैसा, तो 25 पैसा को रुपए में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 बटे में 100 और इसके नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9x, क्योंकि अनुपात में दिया है। धन 10 पैसा, 10 पैसा मतलब हो जाएगा 10 बटे में 100 और इसके संख्या कितनी है? 4x बराबर सबको जोड़ने से कितना हो रहा है? 206 हो रहा है। तो 100 का एलसीएम लेके इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 25 पंचे 250। ठीक है, 250x 25 निया कितना हो जाएगा? ये आपका 25 निया हो जाएगा 225x 225x और ये हो जाएगा हमारा 40x बराबर 100, इसको जाके इंटू करेगा तो 206 और 00 हो जाएगा। अब सबको प्लस कर लेते हैं तो 225 250
और 40, इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 515। ठीक है, कितना आ जाएगा 515 x बराबर 20,600। अब ये जो हमारे पास 20,600 है ना, इसको 515 से भाग करेंगे तो x का मान आएगा यहाँ पर 40। तो रुकिए, x हमारा आंसर नहीं है, यहाँ पर x का मान आया है। अब हमसे क्या पूछा है देखिए, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी 4x, तो x की जगह 40 रख दो, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, मतलब 160 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो हमें 50 पैसे का पूछता तो 5 चौक 20, तो 50 पैसे वाला हो जाता 200। यहां पर आप रख रख के निकाल सकते थे 5x 9x 4x करके। तो अभी हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं वीडियो को, चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर हमें षटकोण के बाह्य कोणों का योग। ठीक है, तो हमें जो है क्या करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब इंग्लिश में अगर बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो है क्या होता है देखिए, तो इसका सूत्र आपको मालूम होगा क्या होता है, 2n माइनस 1 सॉरी 2n माइनस 2 इंटू 90। ये गलत हो गया, n माइनस 2 इंटू 180 होता है। ठीक है, क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180, बाह्य कोणों के योग का फॉर्मूला ये होता है ना। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास षटकोण है 6 है, 6 मतलब 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 गुणित 180 करेंगे तो 18 चौक 72, 720 जो है आएगा इसका आंसर। ठीक है, सी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यदि दो संख्याओं, अच्छा यहाँ पे बाह्य कोण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आंतरिक कोण होना चाहिए, क्योंकि आंतरिक कोण का फॉर्मूला है, इसको बदल लीजिए, आंतरिक कोण कर लीजिए इसको। देखिए इसका एलसीएम एचसीएफ दिया और दो संख्या दिया, तो मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी हैं, तो हमें मालूम है कि ए और बी का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी इंटू एलसीएम ऑफ ए और बी इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी है 60, मान लेते हैं दूसरी संख्या बी है, इसका जो महत्तम समापवर्त है वो 15 है और लघुत्तम समापवर्त कितना है, ये हो जाएगी यहाँ से 1 0, 6 कम 6, 6 35, 15 5 75, तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 75 जो है हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं मैं, कंसेप्ट पे नहीं बता रहा हूं। चलिए यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए जो एक पहले वाले में आया था जहां पर हम लोगों को बी का मान निकालना था, तो मैंने आपको बताया था कि पहले ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेना है, ए के जगह 2, इसके जगह 3, ये खाली जगह, बी के जगह 5, इसके जगह 1 खाली जगह, तो खाली जगह में उसके पड़ोसी वाले नंबर को यहाँ पर लिख देना है और इंटू करना है, क्या हो जाएगा 5 दूने 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21, पहला ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है कितना है 7:2 है, तो मान लेते हैं कि फादर का जो प्रेजेंट एज है वो 7x है और सन का जो प्रेजेंट एक्स है मतलब वर्तमान आयु है वो 2x है। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले अगर जाएंगे तो 5 साल पहले की अगर बात करते हैं, तो अगर वर्तमान आयु 7x है तो 5 साल पहले की आयु कितनी रही होगी 7x माइनस 5, और पुत्र की आयु कितनी रही होगी 2x माइनस 5 का गुणनफल 150 था, मतलब इन दोनों को अगर हम लोग गुणा करते हैं, किसको 7x ऋण 5 और 2x ऋण 5, तो यह आता है 150। तो हमें क्या करना है, पिता की वर्तमान आयु बताना है, तो इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 7 दूने 14x और यह हो जाएगा 7 पंचे 35x, 5 दूने कितना हो जाएगा 10 और 5 पच्छे कितना हो जाएगा ये 25 बराबर 150 जो है हो जाएगा। वर्ग समीकरण बनेगा एक, देखिए तो 14x स्क्वायर माइनस 45 और ये यहां आके माइनस हो जाएगा तो ऋण बचेगा 125 बराबर 0। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है, तो कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, कुछ नहीं निकल सकता है, तो अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं। समीकरण को जब आप तोड़ोगे तो ये किसमें टूटेगा, इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये ऋण 70x धन 25x ऋण 125 में जो है टूटेगा ये। ठीक है, अब यहां से दोनों से आप कॉमन निकाल लो, किसको 14x को कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो 14x कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा x, 14 पंचे 70, यहां से निकाल लो 25 को तो ये बचेगा x माइनस 5, तो यहां से x का एक वैल्यू आएगा 5 और दूसरा आएगा ऋण 25/14, तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए दूसरे वाले वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे, तो x का मान कितना आएगा 5।
तो किसका पूछा है हमें? अगर फादर का पूछेगा तो 7 5 6 35 और बेटे का पूछेगा वर्तमान आयु तो 5 दूने 10। तो जिसका भी पूछा होगा देख लीजिए, फादर का पूछा तो 35 हो जाएगा, पुत्र का पूछता तो कितना हो जाता? 10 जो है हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमें 0 दशमलव कितना जीरो, 6 जीरो का घनमूल निकालना है। तो घनमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो घनमूल मतलब आपको क्या करना है, इसका क्यूबिक रूट जो है आपको निकालना है 0 दशमलव इसका। 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गया है, यहाँ 5 होना चाहिए था। ठीक है, 5 होगा तब ये किसका घनमूल बनेगा? 0.01 का घनमूल जो है बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक आम की कीमत 8 रुपए और एक अमरूद की कीमत 6 रुपए है। एक महिला इन फलों पर कुल 52 रुपए खर्च करती है, तो उसने कितने आम और अमरूद खरीदे? तो देखिए अब यहां पर हमें मालूम तो नहीं कि कितने आम और कितने अमरूद खरीदे, तो मान लेते हैं उसने आम खरीदा कितना? एम, मतलब आम कितना खरीदा उसने? आम खरीदा x, और मान लेते हैं कि उसने जो है अमरूद खरीदा y। तो एक आम का कीमत 8 रुपए है, तो टोटल आम में कितना खर्चा होगा? 8x। एक अमरूद का कीमत 6 रुपए, तो टोटल अमरूद में कितना हो जाएगा? 6y, और दोनों का खर्चा मिलाकर 52 रुपए है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन को पुट करके देखिए कौन सा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही समीकरण बन रहा है। तो अगर x के, क्योंकि आम को x लिए हैं और ये y हो जाएगा, तो x के जगह 5 रखेंगे तो 8 5 6 40 और 6 कम 6 नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 5 रखते हैं तो 8 5 6 40 और 6 2 12, 40 और 12 50 52। हाँ, तो उसने 5 आम और 2 अमरूद जो है खरीदे, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक और बड़ा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, और भी जूम आउट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, 26 लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं और 29 लोग क्षेत्रीय भाषा के अखबार पढ़ते हैं। इनके अलावा 14 लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों अखबार पढ़ते हैं, 15 लोग ये पूरा पढ़ते हैं। आपको बताना है कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के अखबार पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए कि यहां पर इसको वेन डायग्राम से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है हल करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो आज का काफी ज्यादा बड़ा होगा, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अंग्रेजी अखबार पढ़ने वालों का नाम जो है ए है, हिंदी अखबार पढ़ने वालों का नाम बी है और क्षेत्रीय भाषा का पढ़ने वालों का नाम सी है। तो 3 हम लोग इंटरसेक्टिंग डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया ए अंग्रेजी के लिए, ये हिंदी के लिए और ये क्षेत्रीय भाषा के लिए। तो वेन डायग्राम में भरने का नियम क्या होता है? पहले सेंटर को भरते हैं। सेंटर का मतलब तीनों को पढ़ने वाले, तो तीनों को पढ़ने वाले कितने हैं? 8 है। तो यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर देता हूं, यहाँ पर 8 जो है ये तीनों के कॉमन एरिया पर आएगा। फिर उसके बाद 2-2 का देखते हैं। ठीक है, तो कितने लोग 2-2 अखबार पढ़ते? देखिए 12 लोग अंग्रेजी और क्षेत्रीय। एक काम करते हैं यार, ABC ना कर इसको ना अंग्रेजी क्षेत्रीय कर देते हैं। पहला वाला को इंग्लिश कर देते हैं, दूसरे वाले को हिंदी कर देते हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया हिंदी और ये हो गया क्षेत्रीय। तो अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा 12 लोग, तो अंग्रेजी और क्षेत्रीय मतलब ये वाला कॉमन एरिया कितना होना चाहिए? 12, जिसमें से 8 आ चुका है। यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। चलिए 15 लोग हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 2 14 और 1 15 आ जाएगा। ठीक है, 14 लोग अंग्रेजी और हिंदी, तो 8 और 6, ये वेन डायग्राम भरने का तरीका होता है ना। उसके बाद 29 लोग क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं, तो 8 और 4 12, 12 और 7 हो जाएगा 29, तो यहाँ पर 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 26 लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 या 21, तो यहाँ बचेगा 5। उसके बाद कितने लोग इंग्लिश पढ़ते हैं? देखिए इंग्लिश 21 लोग, तो ये हो जाएगा 8 4 12 6 18 18 19 20 21। ये वेन डायग्राम भरने का तरीका है। तो कितने लोग क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय भाषा, तो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले कितने हैं? 10। सिर्फ हिंदी बोलता तो 5, सिर्फ इंग्लिश बोलता तो 3, तो यहाँ पर 10 हमारा आंसर हो जाएगा। मैं बिल्कुल इसको शॉर्टकट में जो है बताया हूं, डिटेल में जो है इसको नहीं बताया हूं ना। चलिए आगे देखते हैं। एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के साथ 4050 को गुणा करने पर प्राप्त होने वाले वर्ग का वर्गमूल क्या होगा? मतलब इसमें 2 काम करना है। पहले तो 4050 को हमें एक सबसे छोटी संख्या से गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो इसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो
2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 दूने 100 और 4 दूने 8000, मतलब 8100 होगा कि नहीं होगा, 8100 होगा ना। तो 8100 जो है किसका किसका वर्गमूल बनेगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 8100 और इसका वर्गमूल आएगा 8 का 81 का 9 और 00 का ये, तो 90 आ जाएगा। तो पहले हमें वो संख्या ढूंढनी बोलता, तो 2 है वो संख्या जिससे गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्गमूल इसका हमें मिल जाएगा, जिसका वर्गमूल आएगा 90। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा करता है, परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है, अब उसको सही काम क्या करना था, सही काम करना था 2 से गुणा, और इसने गलत काम क्या कर दिया, इसने कर दिया रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय, मतलब इसको सही काम इसका क्या था, सही काम था इसका विभाजित करना, ठीक है, सही काम था इसका विभाजित करना उस संख्या को, लेकिन उसने गलती कर दी। तो परिणामी संख्या का सही मान कितना है, तो आप ऊपर में रख लीजिए किसको, गलत वाले मान को, नीचे में रख लीजिए सही वाले मान को, गुणित में 100 कर दीजिए। तो गलत मान है 2x, सही मान है x बटे 2, गुणित में यहाँ पर 100, x और x कट जाएगा, 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 दूने कितना आएगा 4, 4 गुणित 100 मतलब 400%। तो सही मान का कितना होगा, 400% जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, ठीक है, नहीं वेन डायग्राम का नहीं, सॉरी दूसरा है। देखो एक कॉलेज छात्रावास के भोजनालय में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का भोजन है। तो यहां पर देखिए कुल भोजन कितना है वो निकालते हैं। तो कुल भोजन है 350 लड़के हैं और कितने दिनों के लिए है, 25 दिनों के लिए है। तो कुल भोजन कितना होगा, देखिए तो यहां से इसको हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 350 गुणित 25, तो यह आएगा कुल भोजन 8750। 10 दिन बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया, तो 10 दिन तक भोजन कितना उपयोग हुआ होगा, 10 दिन तक कितना भोजन उपयोग हुआ होगा। टोटल कितने लोग हैं, 350 लोग हैं और वो 10 दिन खा चुके हैं, मतलब टोटल कितना खा चुके होंगे, 350 गुणित 10। तो अब बचा कितना, बचा हुआ इन दोनों का आप हटा दो, माइनस कर दो इन दोनों को, तो हमारे पास जो है इसमें से 3500 को हटा देते हैं, तो 5250 इतना खाना बचा है। इसमें से कुछ छात्रावास को जो है क्या, कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, तो पता चला कि भोजन अब 21 दिन और चलेगा। मतलब ये जो बचा हुआ भोजन है ना, इसको हमें 21 दिनों तक चलाना है। तो छात्रावास कितने लोग गए ये हमें बताना है। तो पहले कुल कितने लोग थे, 350 मान लेते हैं, क्योंकि उसमें से x विद्यार्थी चले गए, तो ये जो विद्यार्थी हैं ये 21 दिनों तक खाना खाएंगे। तो कितना खाना खाएंगे, जितना बचा हुआ है वो 21 दिनों तक चलेगा। पहले देखिए कुल भोजन था 8750 थाली, ऐसा मान लीजिए 10 दिनों तक 350 लोगों ने सबने खाना खाया, तो कितना थाली खत्म हो गया, 350 थाली खत्म हो गया। अब बचा कितना थाली, 5250 थाली बचा। अब ये जो 5250 थाली है, इसको जो बचे हुए लोग हैं वो सब खाएंगे। तो कितने लोग बचे हैं हमें नहीं पता, तो कितने लोग ट्रांसफर हो चुके हैं, x लोग मान लेते हैं कि x लोग जो दूसरे छात्रावास में चले गए। तो 350 में से जितने लोग गए उनको हटाने के बाद जितने लोग बचे वो 21 दिनों तक कितने खाना को खाएंगे। तो अब ये जो 21 है इसको जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो डिवाइड कर देते हैं 21 से, तो 250 आएगा। तो 350 ऋण x बराबर 250, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 100। तो 100 विद्यार्थी जो है हॉस्टल छोड़ के दूसरे जगह क्या गए हैं, ट्रांसफर जो है हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैथ्स का खत्म होगा, फटाफट हो गया इसके बाद, ठीक है, मैथ्स का थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया था। चलिए अब आगे बढ़, देखिए विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो दे आर गोइंग टू द पार्क, ये बिल्कुल सही है। ही डोंट नहीं होगा, ही डजंट होगा। आई इज नहीं होगा, आई एम होगा। सी डोंट नहीं होगा, सी डजंट होगा, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द सेंटेंस आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर आवर्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में बाई जहां पर दिख गया यही लगा दीजिए, द कैट वाज चेस्ड बाय डॉग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए व्हाट इज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू यूज इन द सेंटेंस ही इंटरेस्टेड इन म्यूजिक,
ठीक है, इन आएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, गवर्नमेंट की सही स्पेलिंग इसमें से कौन सी है? तो गवर्नमेंट की सही स्पेलिंग ये है, डी आपका गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो पहले संस्कृत आया, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। तो पहला जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका जो है आपका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक बार सम्मान अगर चला गया फिर किस बात की चिंता, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चिरंतर शब्द का विलोम है, देखिए चिरंतर मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, नस्वर मतलब जो खत्म हो सकता है, तो उसका विलोम शब्द ये हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? पहाड़ जो है आपका यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से किसमें बहुब्रीहि समास नहीं? सटरस में बहुब्रीहि समास नहीं, बाकी इसमें है और इसमें, सटरस में जो है बहुब्रीहि समास नहीं, वहां पर संख्या है, संख्या मतलब द्विगु होगा। चलिए, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसका है? तो यह हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोसांग एक उत्सव है जो कि कहां मनाया जाता है? लोसांग जो है हर साल जो है सिक्किम में जो है उनका एक तरीके से वो 9 वर्ष होता है, तो सिक्किम में जो है मनाया जाता है। तोताए हिंद किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को जो है तोताए हिंद जो है बोलते हैं। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर, तो सितार के जादूगर कौन है भाई? हमारे रहीम सेन। ठीक है, कौन है? रहीम सेन। आगे बढ़ते हैं, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय राजघराने में जो है हुआ था। भारत का पहला विदेश मंत्री, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो जब भारत सरकार का जो है पहला जो है कैबिनेट का गठन हुआ था, तो उसमें विदेश मंत्रालय जो है हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपने पास ही रखा था, इसीलिए हम बोलेंगे कि वो पहले क्या थे? हमारे जो है विदेश मंत्री भी थे। विधवा पुनर्विवाह कब लागू हुआ? तो डलहौजी के समय में जो है अंतिम समय जब आ रहा था 1856 में, तब पुनर्विवाह अधिनियम जो है लागू हुआ था। ठीक है, इसके जस्ट बाद 1857 का विद्रोह हो जाता है। प्रथम सहायक संधि कौन सी थी? तो हैदराबाद के निजाम ने जो है क्या कहा था? अंग्रेजों की जो है पहली सहायक संधि को जो है स्वीकार जो है किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति पर जो है विश्वास करते थे, क्योंकि खुदाई के दौरान जो है हमें बहुत सारे ऐसी मूर्तियां, ऐसी चीजें मिली हैं जो कि मातृत्व की क्या करते हैं? उस पर जो है बल देती हैं। जैसे वहां पर जो है नाभि से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, नाटक कांसे की मूर्ति मिली है, जो मृतभांड मिल है उसमें भी चित्र वगैरह मिले हैं जो कि मातृशक्ति की ओर इशारा जो है करते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं? मतलब जो जिसको हम लोग, जिनके पास जो वीटो पावर है। तो देखिए, एक तो चाइना है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा रूस है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। यही तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कनाडा तो नहीं है, कनाडा के पास नहीं है, जर्मनी के पास नहीं है। चलिए, यहां पर एक किताब के बारे में कहा गया है 281 एंड बियॉन्ड, ये किसके लेखक हैं? तो वीवीएस लक्ष्मण। एक पारी खेली थी उन्होंने टेस्ट मैच में 281, उन्हीं के नाम पर जो है वीवीएस लक्ष्मण ने जो है इस किताब को जो है लिखा है 281 एंड बियॉन्ड करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल को, खालिस्तान को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो प्लासी का युद्ध जब खत्म हुआ 1757 को, तो उसके बाद जो है वहां पे जो है कौन बने? मीर जाफर जो है वहां पर क्या बनते हैं? अगले नवाब जो है उसके बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सन 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में बने रहते हैं। 1939 में क्या होता है? ये चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जो है क्या होते हैं? इनके जीत से नाखुश होते हैं, इसीलिए अध्यक्ष पद से क्या कर देते हैं? ये इस्तीफा दे देते हैं। फिर उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया को जो है बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब सेकेंड राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस, मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है 1931 के आसपास, तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। इस समझौते के बाद ही जो है गांधी जी क्या करते हैं? सेकेंड राउंड टेबल को अटेंड करने के लिए जाते हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन थे, हमारे भारत के पहले भौतिकी के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न में।
भारतीय रक्षा विमान प्रदर्शनी आईडेक्स 24 का आयोजन कहां किया जा रहा है? राजस्थान के जोधपुर में जो है किया जा रहा है। चलिए, किस एयरलाइन द्वारा सैन फ्रांसिस्को और बेंगलुरु के बीच पूर्ण महिला क्रू द्वारा नॉन स्टॉप उड़ान का संचालन किया जाएगा? मतलब सैन फ्रांसिस्को सोच लो, और बेंगलुरु के बीच में जो हवाई जहाज चलेगा उस पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही करेंगी, मतलब उसके पायलट भी महिला होंगी, उसके जो मेंबर्स होंगे, मतलब क्या बोलते हैं उस पर, एयर होस्टेस जो होंगे वो भी महिलाएं ही होंगी। तो एयर इंडिया ने जो है इसकी शुरुआत जो है की है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना। चलिए, यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, आप इसको देख लीजिए, पीडीएफ मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में खबरों में रहा डैसली आइलैंड किस समुद्र में स्थित है? तो कैस्पियन सागर में जो है ये क्या है, स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों रहा है, इसका कारण आपको यहां पर दिया हुआ है, आप इसको जो है देख लीजिए। वहां पर जो है आपका मड वैल्केनो है, मतलब मिट्टी वाला ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर, अच्छा क्या है ये क्वेश्चन, 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? रशिया करेगा, उनके कजान वाले जगहों पर जो है करेगा, जिसमें जो है बहुत सारे 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि जो है वहां पर सम्मिलित होंगे, ऐसा जो है रशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? मतलब केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए नहर बनाया जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश के जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से जो है क्या होगा, गुजरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहा जाता है? भोरम देव को जो है कहा जाता है, जो कि कवर्धा कबीरधाम जिले में स्थित है। टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो टीन उत्पादन में हमारे छत्तीसगढ़ का जो है पहला स्थान है। पूरे भारत का लगभग 36% और प्रिसाइज अगर जाएं तो 35.4% टीन का जो भंडारण है वो हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी थे। चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर है? हमारे बस्तर के इंद्रावती नदी पर जो है चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? 33 नंबर का क्रम का जो जिला है वो हमारा शक्ति है। चलिए, जून को ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका कारण है 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन है, सही बात है। और पूरे कैलेंडर में 21 जून जो होता है ये क्या होता है, वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है। तो दोनों के दोनों कारण जो है यहाँ पर क्या है, सही है 21 जून को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने का। तनाव और क्रोध किस अवस्था में होता है? मतलब ये हमने पिछले में भी कहा था, किशोरावस्था में जो है क्या होता है, तनाव और जो है आपका गुस्सा जो है दोनों चीजें रहती हैं। बालक का विकास होता है सिर से किसकी ओर? पैर की ओर जो है होता है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से, इसका कोई संबंध जो है नहीं है। थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये सब लोग हम लोग कर चुके हैं। शिक्षा में फ्रोबेल का योगदान किस लिए है? किंडरगार्टन के विकास में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान था। बाल प्रबंधन में डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पुलिस वाला डीजीपी नहीं है ना, ये बाल प्रबंधन की बात की जा रही। तो बाल प्रबंधन में डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित से संबंधित जो क्षमताएं होती है उसको क्या कहा जाता है? डिस्कैलकुलिया जो है कहा जाता है। टैट में कितने कार्ड होते हैं? तो टैट में टोटल 30 कार्ड होते हैं। ये 98 क्वेश्चन हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, कंप्लीट करते हैं जल्दी से। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिकता क्या कहलाती है? मानसिक मंदता, जैविक मंदता जो है कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष का है तो उसका आईक्यू कितना होगा? तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर में होता है मानसिक आयु और नीचे में क्या होता है आपका वास्तविक आयु, इनटू में 100। तो 5/4 इनटू में करेंगे 100, 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। तो उसका आईक्यू कितना होगा? बुद्धि लब्धि 125 जो है होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है बहुत सारे जगहों पर बहुत फास्ट कर दिया हूं, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में ज्यादा समय ना देना पड़े। ठीक है, अगर इसको मुझे डिटेल में समझाना होता ना तो ये 2 घंटे से कम का वीडियो नहीं बनता, लेकिन मैं पूरी कोशिश की है कि आपको सिर्फ काम का बात जो है पता चले, जो कि अभी आपके लिए समय कम है, आपका एग्जाम एक दिन बाद है, तो इसीलिए बहुत शॉर्ट में जो मैंने वीडियो को जो बहुत फास्ट जो है आपको पढ़ाया है। ठीक है, फिर भी अगर कोई कमी मिस्टेक हो गई होगी तो आपका सजेशन बिल्कुल वेलकम है, आप उसको कमेंट करिए, जो बात सही होगी मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।